नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज। मैं हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले चलें बेतिया के लौरिया विद्यालय प्रांगण में, जहां पर महागठबंधन प्रत्याशी सारस्वत केदार के समर्थन में एक जनसभा आयोजित की गई। लौरिया के साहू जैन विद्यालय के प्रांगण में महागठबंधन के प्रत्याशी सारस्वत केदार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव नहीं, यह चुनाव बिहार की राजनीति की नई दिशा तय करेगा। आप सभी को बताना चाहता हूं कि संविधान खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने हेतु तो महागठबंधन के प्रत्याशी सारस्वत केदार को विजयी बनाना जरूरी है। तेजस्वी यादव ने कहा, जो जिस राज्य में 4 साल में 4 सरकारें बनी, उस राज्य का विकास कैसे संभव हो सकता है। बिहार में कागज में शराबबंदी है, लेकिन होम डिलीवरी हर जगह उपलब्ध है। आने वाले 12 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव किसी एक व्यक्ति विशेष को जिताने का चुनाव नहीं, किसी पार्टी को जिताने का चुनाव नहीं, किसी गठबंधन को जिताने का नहीं, बल्कि ये चुनाव है देश को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का और लालू जी को न्याय दिलाने का चुनाव। रुपए का बॉर्डर 1500 में बिकवान है, तो 200 रुपए और 1500 रुपए में कितने का अंतर है? 1300 रुपया हमारे पलटू चाचा के पॉकेट में जा रहा है। गरीब अगर हमारा तार के पेड़ पे चढ़ जाए, महुआ बटोरे लगे, तो उसको होता है जेल, होता है कि नहीं? जरूर कर दिया, लेकिन होम डिलीवरी हो रहा है, कि नहीं हो रहा? होम डिलीवरी चालू है ना? कितना का मिल रहा है? 200 रुपए का बोतल 1500 में, 1000 रुपया में, 3 गुना महंगा, 4 गुना महंगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो बात को समझिए, हमारे पलटू चाचा ने शराबबंदी नशा मुक्ति के लिए नहीं की है। पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल अपराध की योजना बना रहे कई अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब कोढ़ा गैंग के अपराध कर्मी को पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। SSP गर्मा मलिक ने पत्रकारों को बताया कि पिछले दिनों 6 तारीख को एक महिला संजू कुमारी कंकड़बाग SBI मुख्य शाखा से 40,000 रुपया निकालकर पैदल घर जा रही थी। इसी दौरान मॉडर्न हॉस्पिटल के बगल वाली गली में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात अपराधियों द्वारा उक्त महिला को रोका गया और मोटरसाइकिल पर पीछे से सवार अपराधी द्वारा रुपयों भरा थैला उक्त महिला से छीन लिया गया। इस दरमियान महिला ने मोटरसाइकिल से भाग रहे एक अपराधी को खींचकर गिरा दिया, जिसके बाद मोटरसाइकिल चालक अपराधी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। इस दौरान महिला द्वारा हल्ला करने पर रुपयों से भरा थैला लेकर भाग रहे अपराधी का पीछा करने लगे लोग और कंकड़बाग पुलिस को इसकी सूचना भी इसी दौरान दी गई। लोगों के सहयोग से रुपया लेकर भाग रहे अपराधी पवन कुमार को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया और पवन कुमार से पूछताछ के आधार पर फिर से छापेमारी शुरू हुई और अपराधियों को पकड़ा गया। बड़े लूट की योजना जो है, या कहना गलत नहीं होगी, एक से ज्यादा बड़ी लूट की योजनाएं जो है उसको अंजाम देने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। सूचना जो मिली उसके आधार पर सिटी SP पूर्वी के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें छापामारी करते हुए अलग अलग स्थलों से कुछ जो है एक साथ एकत्रित थे, लगभग 5 अपराध कर्मियों को एक साथ, और उनकी निशानदेही पर 2 और अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और उसमें 2 हथियार बरामद हुए हैं, कारतूस कुछ बरामद हुआ है। इन अपराध कर्मियों की अरेस्टिंग के बाद इनसे जो इंटेरोगेशन हुई है उसमें ये पता चला है कि ये एक बड़े स्वर्ण व्यवसायी जो हैं, उनकी सोने का एक लगभग 5 किलो सोने का एक कंसाइनमेंट जो एक पास के जिला गया जिला के लिए जा रहा था, उसको लूटने के लिए जो है ये एकत्रित हुए थे। साथ में ही बीटा क्षेत्र में एक व्यावसायिक एस्टैब्लिशमेंट जो है, वहां पर भी लूट करने की जो है इन्होंने योजना बनाई थी। प्रिवेंशन हुआ है इनकी अरेस्ट के साथ ही इसमें से एक अपराध कर्मी जो है वो इलाहाबाद बैंक की कैश वैन की लूट घटना हुई थी धनरुआ में, को लगता है 2017 ईयर में, उसमें भी ये वांछित हैं। नाम है सिप्पू कुमार। इनमें से कई अपराध कर्मी जो हैं वो अंतर जिला और अंतर राज्यीय अपराध कर्मी हैं। जैसे इनमें से एक अपराध कर्मी जो है वो कुछ दिन पहले ही
आंध्रा की जो जेल है वहाँ से छूट करके आ रहे हैं अगेन प्रॉपर्टी क्राइम में। साथ ही वैशाली ज़िला में महुआ थाना में अंकित कांड संख्या है 157 ऑफ 2019 जो 394, 302, 34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा में है, जिसमें एक होमगार्ड के जवान की हत्या की गई थी। उसका भी इन लोगों ने अपनी जो इनसे पूछताछ हुई है उसमें इन्होंने स्वीकार किया। यही ग्रुप जो है इन्वॉल्व है और इसमें से सभी जो इनके अपराध कर्मी है, हालांकि हम लोग अभी खंगाल ही रहे हैं इतिहास, तो लगभग सभी लोग जो हैं वो दर्जन भर अलग अलग प्रॉपर्टी क्राइम के संगीन जो अपराध हैं, आर्म्स एक्ट, लूट, डकैती, इस तरह के हथियारों में जेल जा चुके हैं और वांछित हैं। उनकी गिरफ्तारी कहाँ से? धनलवा थाना क्षेत्र से हुई है मेजर जो गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद जो है निशानदेही पर 2 अलग अलग और सनों से गिरफ्तारी हुई, जिसमें से एक लाइनर है और एक इनका और ग्रुप मेंबर जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। जो सोना व्यवसायी के यहाँ पर लूट की उन्होंने योजना बनाई थी, उसमें उन्हीं के जो एक मैनेजर हैं वो भी लाइनर के रूप में इन्वॉल्व थे। उनकी वजह मुख्य सरगना का नाम मैडम वो मूल निवासी के व्यवसायी जिनको लूटना था वो गया के ही नहीं, पटना और गया दोनों में उनके जो हैं शोरूम्स है, पटना में भी है और गया। जो भी जानकारी मैनेजर नहीं, मोटा सोने का काफ़ी मात्रा में मूवमेंट होना था, तो उसकी जो है सूचना उनके द्वारा शेयर। अगर समय रहते नहीं पकड़ा जाता तो बड़ी जो है लूट की योजना थी, बड़ी डकैती की योजना थी यार, अगर जो बोला जाए। और इन्होंने 3 स्थल जो है चिन्हित किए हुए थे। इनका जो है अभी तक की जो आसूचना है, इनमें से कुछ लोग जो हैं वो एक और हत्या के लिए भी जो है वो सुपारी जो है वो ले चुके। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डायनासोर कहे जाने पर बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डायनासोर कहे जाने पर भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जो तेजस्वी को भाषा का संयम रखना चाहिए, क्योंकि जिनके खिलाफ बोल रहे हैं उनसे 30 साल ज्यादा राजनीतिक अनुभव वो रखते हैं। लोहिया के विचारों को खत्म करने वाले हैं ये आरजेडी के लोग। हताशा के कारण इस तरह का बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में जो काम किया है वह बिहार के लिए बहुत बड़ा काम है। राजनीतिक विचारधारा जिसके पास नहीं है वह इस तरह के गाली गलौज की बातें करता है। आरजेडी की दुकान पूरी तरीके से अब बंद होने जा रही है। राजनीति में भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए और तेजस्वी यादव को भी ये समझना चाहिए कि जो इस समय बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं वो उनसे 2 पीढ़ी आगे, उन सब के पास 30-30, 35-35, 40-40 साल का राजनीतिक अनुभव, एक भाषा का संयम होना, लोकतंत्र के प्रति विश्वास होना। और लोहिया जी ने जिस सप्त क्रांति के सपने को देखा था उसको तो खत्म करने का काम आरजेडी ने किया है। इसलिए मेरे को ये लगता है ये जो भाषा है ये भाषा हारने वाले लोगों की भाषा। सर तो आखिर तेजस्वी को लग क्या रहा है कि गायब हो जाएंगे नीतीश कुमार, क्या इतना कॉन्फिडेंट? हम तो कोई टिप्पणी करने वाले नेता भी नहीं मानते। आज जो नीतीश जी मुद्दों पे बात कर रहे हैं, ये जो विकास की बात कर रहे हैं, राजनीतिक धर्म की बात कर रहे हैं, सेवा के संकल्प की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सुरक्षा से लेकर के बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू और गठबंधन में जिस प्रकार के एक सिद्धांत की राजनीति की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा रही है, जिन लोगों के पास राजनीतिक विजन नहीं है वो इस बात पर बहस नहीं कर सकते, तो उन लोगों के पास गाली गलौज जैसे शब्द हैं। जो भी व्यक्ति हैं ना तो उनका नाम लेना चाहते हैं ना टिप्पणी लेना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता और आने वाली पीढ़ी बिहार के विकास के लिए पूरी तरीके से एनडीए के साथ। पाकिस्तान की तारीफ की है थरूर ने। वो भी ऐसे ही है जो टिप्पणी करने लायक लोग नहीं है। ये भारत का लोकतंत्र है, भारत का चुनाव है, भारत की सुरक्षा के विषय का है, भारत की अर्थव्यवस्था के विषय का है, नए भारत के निर्माण और नए भारत के सपनों का चुनाव है। इस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन को मौका परस्त करार दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने जदयू और बीजेपी के गठजोड़ को मौका परस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों दल कुर्सी के लिए एकजुट हुए हैं। 23 मई के बाद दोनों दल की वास्तविक हालत से जनता अवगत होगी।
जीतन राम मांझी ने तेजस्वी के द्वारा नीतीश कुमार के डायनासोर की तरह लुप्त होने के बयान का भी समर्थन किया। वहीं अकाली दल के नेता द्वारा पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी को मॉब लिंचर बताए जाने के बयान की जीतन राम मांझी ने निंदा की। इमरान खान की तारीफ की है और कहा है कि बहुत ही काइंड हार्टेड आदमी है। देखिए, आप लोग सिर्फ शशि थरूर और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इमरान खान की बात क्यों नहीं करते हैं जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार बन जाए तो अच्छा है। ये भी तो कहा था, उस पर आप लोग कोई प्रश्न नहीं किया कि इमरान खान क्यों कह रहा है कि भारत में मोदी जी की सरकार बने। तो अभी अपनी व्यक्तिगत बात है, जिसमें थरूर जी बोले होंगे एक अलग चीज़ है, लेकिन इमरान खान जो बोले थे उसका अर्थ है क्यों बोले कि हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार बननी चाहिए। हम यही प्रश्न पूछते हैं आप लोगों से, उस समय आप लोग क्यों नहीं इसको उठाए थे। अच्छा, डॉक्टर सुनील कुमार हैं जदयू के प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि धारा 370 बेफजूल है। जदयू के प्रवक्ता ने कहा है कि धारा 370 जो है वो बेफजूल है। देखिए, एक तरफ बीजेपी का एक एजेंडा है कि धारा 370 हटाना, उनके पार्टनर जो है वो कह रहे हैं हम लोग तो सदा कह रहे हैं कि उन लोग किसी कारण से आपस में मेल किए हुए हैं, लेकिन हर दृष्टिकोण से वो पूरा पश्चिम का है। ऊपर से तो दिल मिला पर भीतर फाके तीन, उनके भीतर फाके तीन है, ये स्पष्ट होता है। और ये जो कहा जा रहा है कि 23 तारीख के बाद देखिएगा कि जदयू का रास्ता कुछ दूसरा होगा। उदित राज क्या मानते हैं सर, आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, पहले जो आपने प्रश्न किया उसी से बात चलती है कि चाहे 370 का मामला हो या मंदिर मस्जिद का मामला हो या और ऐसे बहुत से इशू हैं जिसमें भाजपा और जदयू का तालमेल नहीं बैठ रहा है। वैसी परिस्थिति में 23 तारीख के बाद कुछ भी संभावना हो सकती है जिसमें तेजस्वी जी अगर बोले हैं तो कोई गलत नहीं। अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं विक्रम सिंह मजीठिया, उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जो भ्रष्टाचारी होने के साथ कातिल भी हैं और सबसे बड़े मॉब लिंचर हैं। देखिए, अगर वो बोले हैं तो ये हम कह सकते हैं कि ये बात अबसर्ड है। किसी भी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक राजीव गांधी का सवाल है, राजीव गांधी ने देश के लिए शहादत दी है, उनके परिवार ने शहादत दिया है। और कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद सुई से लेकर के जहाज तक बनाने की सारी प्रक्रिया हिंदुस्तानी में किया, एकदम अवांछित है, नहीं होना चाहिए इस प्रकार का बयान। और राजीव गांधी ने जो लोग बना रहे हैं भूखंड का मामला, तो जरा सैनिक लोगों से पूछ लीजिए। कहा गया था कि 50 किलोमीटर वो मार करेगा, लेकिन कारगिल युद्ध में 150 किलोमीटर वो मार करता था भूखंड, तो लोग राजीव गांधी अमर रहे और जिंदाबाद का नारा लगाते थे। ये भी बात सामने आनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने संजय सिंह के ट्वीट और उदित राज वाले बयान पर जब प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कुछ इस तरह से जवाब दिया। कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा बीजेपी के विरोध में दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उदित राज के बयान का समर्थन किया। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू प्रवक्ता नीरज के ट्वीट पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा ममता बनर्जी का वो बयान जिसमें पीएम को थप्पड़ मारने की बात कही गई थी, तेजस्वी यादव ने कहा जो ये दो बड़े लोगों के बीच की बात है, इस पर मेरी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। मैं तो अभी भी बंद थी, पहले भी बंद थी। आजकल लोगों में भय का वातावरण है, चाह के भी लोग कुछ छू नहीं कर सकता क्योंकि सजा हो जाएगी। समझ रहे, तानाशाह का दौर है ना। अब ममता बनर्जी, वरना अब तक तो फिल्म क्या पूरा सीरीज बन गया होता। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम को थप्पड़ मारने का मन करता है। दो लोग बड़े लोग हैं, अब इसमें हम क्या बोलेंगे? संजय निरूपम ने भी कहा कि इस मामले में हमने ट्वीट किया था, सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट किया जब प्रधानमंत्री जब अपशब्द के बारे में या राजीव गांधी जी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं या स्टेटमेंट, राजीव गांधी के बारे में भी कहा गया, आपने सुना होगा कि उनको भ्रष्ट कहा गया और घटिया प्रधानमंत्री के स्तर से बैठे हुए पद पर बैठे हुए लोग व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता कि इस तरह का घटिया बयान। उदित नारायण ने सर, आज जदयू के एक प्रवक्ता ने कह दिया है दलित अगर बीजेपी को वोट देती है तो वो अपना गर्दन खुद काटती है। कल का बयान है उदित राज का। सच्चाई है, आप ऐसे करो ना। जो लोग बीजेपी में थे या हैं, अब वही लोग बीजेपी के अंदर जो सोच है या जो उनकी करतूतें रही हैं दलितों के प्रति,
सामने आ रही है। सर 500 करोड़ रुपए खर्च करने पर सर एक बात आई है नीतीश कुमार बिहार गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, और इस राज्य में अगर नीतीश कुमार 5 अरब यानी 500 करोड़ रुपए सिर्फ अपने फेशियल और ब्लीचिंग के लिए विज्ञापन देंगे तो आप समझ सकते हैं बिहार का क्या होगा। इतना विज्ञापन में पैसा खर्च करना है गरीब राज्य की एक तरफ हम मांग रहे विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, और ये अरबों रुपए जो है, करोड़ों रुपए जो है सिर्फ नीतीश कुमार अपना चेहरा चमकाने के लिए फेशियल और ब्लीचिंग के लिए इतना पैसा बहा रहे हैं, उनका जवाब देंगे। लेकिन इतना पैसा बहाएं अपने चेहरे को चमकाने के लिए, कोई काम नहीं आ रहा। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर चुनाव त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। यहां से बीएसपी प्रत्याशी भी काफी दावा ठोक रहे हैं। छठे चरण में आगामी बाटन होने जा रहा है। इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हॉट सीट बने वाल्मीकि नगर में जेडीयू और बीएसपी के बीच मुकाबला बताया जा रहा है। एक तरफ एनडीए के तरफ से पीएम मोदी, सीएम नीतीश और महागठबंधन से तेजस्वी यादव, शरद यादव तूफानी दौरा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीएसपी के उम्मीदवार गांव, शहर, गली मोहल्ला में जाकर रैली कर विकास एवं वाल्मीकि नगर के परिस्थिति के लिए वोट मांग रहे हैं। तिरुपति चीनी मिल बगहा के एमडी और बीएसपी प्रत्याशी दीपक यादव बिना नाम लिए सारे प्रत्याशियों पर करारा प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने बताया, जो मैं पिछले 10 साल से वाल्मीकि नगर की जनता के विकास के लिए काम कर रहा हूँ। मैं और वाल्मीकि नगर की जनता ये ढकोसले पहले देख चुकी है। आज लोगों को काम चाहिए, और काम में कोई स्टार प्रचारक 5 साल काम करता नहीं है। वो सिर्फ बड़े बड़े प्रॉमिसेस और जलवे दिखा के चले जाते हैं। तो जलवों पे आज के दिन चुनाव लड़के अपना एमपी चुनना मुझे लगता है कि सेंसिबल नहीं है जनता के लिए, और जनता इस चीज़ को जान चुकी है। क्या दीपक यादव ये बोल रहे हैं कि एनडीए के जो भी पर्सन आ रहे हैं, महागठबंधन के आ रहे हैं, वो सब ढकोसलेबाजी कर रहे हैं? अगर ढकोसलेबाजी नहीं है तो मुझे बताइए लोग अनसेटिस्फाइड क्यों हैं? वो लोग 5 साल काम करते हैं क्या यहाँ आके? तो इसलिए मैं इस बात को ढकोसलेबाजी कह रहा हूँ कि क्योंकि कैंडिडेट अपना, कुछ कैंडिडेट हैं जो रह चुके हैं सांसद, कुछ हैं जो नए हैं, वो अपनी हिस्ट्री तो दें कि उन्होंने क्या किया है, अपने किस पुराने काम के बेस पे आज वो वोट मांग रहे हैं। तो ये कहना बड़ा ज़रूरी है कि स्टार प्रचारकों के बेस पे वोट नहीं मिलना चाहिए। वोट मिलना चाहिए आदमी के अपने व्यक्तित्व पे, उसके इतिहास पे, और वो क्या कर सकता है, क्या कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर। सुपौल के छातापुर में आग लगने से काफी नुकसान की खबर है। सुपौल जिला के छातापुर थाना क्षेत्र के घिवा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 1 में देर रात आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गया, जिसमें लाखों की संपत्ति जल गई। आगलगी की घटना में 2 मवेशी, 1 हीरो ग्लैमर बाइक, 1 मोटरसाइकिल सहित घर में रखे अनाज, कपड़ा, बर्तन, जेवर इत्यादि जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी भयावह थी जो लोग नजदीक जा पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सुपौल के बीएसएस कॉलेज में वज्रगृह बनाए जाने से छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुपौल के बीएसएस कॉलेज को वज्रगृह बनाया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस की यहाँ तैनाती की गई है, जिससे कॉलेज कैंपस में कोई भी प्रवेश न कर सके। वहीं दूसरी ओर बीएनएमयू मधेपुरा ने भी डिग्री पार्ट 2 की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित कर दी है। ऐसी स्थिति में कॉलेज के बदले कॉलेज छात्रावास में फॉर्म भरने का काम किया जा रहा है, जिससे छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे ईवीएम के लिए वज्रगृह बनाया गया बीएसएस कॉलेज को, जिसमें किसी भी स्टूडेंट को या स्टाफ को अंदर जाने नहीं दिया जाता है। और विश्वविद्यालय पार्ट 2 के फॉर्म भरने का डेट दे दिया है, जो अभिवलम भरवाना है। तो छात्र हित को देखते हुए हम लोगों ने छात्रावास में आनंद फानंद जिस तरह भी हो छात्र के हित को ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिलअप करें। बहुत सारी परेशानी का सामना करना, किसी का टीआर में नाम नहीं है तो वो टीआर यहाँ उपलब्ध नहीं है, कोई बैक साल का है 16 का है तो उसका टीआर यहाँ उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध इसलिए नहीं, उपलब्ध तो सारा चीज़ है ऑफिस के अंदर है, लेकिन छात्रावास में आनंद फानंद में फॉर्म भराया जाए, जो भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है उसके अनुसार फॉर्म भरा जाए। बहुत से छात्रों को परेशानी का सामना कर रहा है। किसी का ये काउंसलिंग है, उसका मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, किसी का इंटर का मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। बहुत छात्रों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज बंद है इसलिए कि लोकसभा चुनाव हुआ है, यहाँ काउंटिंग हॉल है, सुरक्षा व्यवस्था का ड्यूटी यहाँ चल रहा है।
पश्चिम चंपारण में भाजपा प्रत्याशी संजय जायसवाल के समर्थन में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रोड शो किया। पश्चिम चंपारण से भाजपा प्रत्याशी संजय जायसवाल के समर्थन में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रोड शो किया। बेतिया के विभिन्न मार्गों से बीएसएनएल कार्यालय से मोहर्रम चौक, जनता सिनेमा चौक, 3 लालटेन चौक से होते हुए आईटीआई के पास जाकर ये रोड शो खत्म हुई। इस रोड शो में पूर्व विधायक रेणु देवी भी मौजूद थे। बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री। दरभंगा शहर और ग्रामीण इलाकों में पानी की काफी समस्या हो गई है। इस पानी की समस्या को दूर करने के लिए शहरी क्षेत्र में नगर निगम को काफी एक्टिव किया है जिलाधिकारी ने, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या अभी बनी हुई है। खासकर यदि बात करें खेतीबाड़ी की तो पानी के बिना खेतीबाड़ी बिल्कुल अवरुद्ध सा हो गया है, जिसको देखते हुए सरकार ने स्टेट बोरिंग सब को चालू करने का एक नया आदेश जारी किया है। बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों में खेती के कार्य के लिए पानी की उपलब्धता को देखते हुए स्टेट बोरिंग सब जो कि बिल्कुल मृतप्राय हो चुके हैं उसको फिर से चालू करने का एक नया आदेश जारी किया है। विभाग इस पर काफी सक्रिय दिख रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है जो स्टेट बोरिंग को चालू करने में बहुत कुछ परेशानियां हैं। कहीं कहीं स्टेट बोरिंग का जमीन तक अब उपलब्ध नहीं है। जहां जमीन उपलब्ध है वहां पर पूर्व के बने स्टेट बोरिंग अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इस स्टेट बोरिंग का हाल ये है जो इस पर बड़े बड़े बरगद और पीपल के पेड़ खड़ा हो गए हैं। बोरिंग बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, उसमें ईंट पत्थर इतना ज़्यादा भर गया है जो उसको चालू कर पाना मुश्किल है। लेकिन विभाग की तरफ से हर हाल में इसको ससमय चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पूरे मामले पर जब हमने कार्यपालक अभियंता से बात की तो उन्होंने बताया जो इसको हर हाल में चालू करना है। सवाल ये खड़ा हो रहा है जो आखिरकार इसको चालू करने के लिए पुराने पंप से तो काम चलेगा नहीं, नया पंप गाड़ने के लिए सरकार को फिर नए तरीके से टेंडर निकालनी चाहिए, लेकिन उसमें कमी की जा रही है। सर, अभी ये स्टेट बोरिंग का क्या कुछ स्कीम है और कहाँ ये करना है और कितने दिन में ये काम पूरा होगा? अभी 130 नलकूप पे ये ज़िले में पैसा आया हुआ है जो मुखिया जी को ट्रांसफ़र किया जा चुका है और उस पर काम भी लगभग शुरू कर दिया गया है। ठीक है, जितने भी नलकूप इस ज़िले में 405 नलकूप है, सभी नलकूपों का काम होना है, सभी को चालू करवाने का उद्देश्य है और सभी को हस्तांतरण किया जा चुका है ग्राम पंचायत के माध्यम से ही काम होगा। तो ये जो मतलब बोरिंग है वही पुराना वाला रहेगा, उसी को साफ किया जाएगा या नया बोरिंग होगा? उसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उसमें मतलब आवश्यकता के आधार पर उसका एस्टीमेट भी तैयार किया जा चुका है। जैसे जैसे विभाग से निर्देश प्राप्त होता है उसके आलोक में कार्रवाई की जा रही है। और क्या क्या है इसमें? जैसे बिजली की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? बिजली के लिए बिजली विभाग से भी संपर्क किया जा रहा है और जो विद्युत उससे बंद करा नलकूप है उसको भी चालू करवाने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन 7 निश्चय के तहत जो नल जल योजना चल रही है उसमें अभी तक शायद बहुत कम को ही बिजली कनेक्शन प्राप्त हो चुका है और वो चालू अवस्था में मैक्सिमम बंद पड़ा हुआ है सिर्फ बिजली के कारण। तो आपके लिए फिर अलग से बिजली दे पाएगी सरकार? हम लोग को तो मिल जाता है, अभी तक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ बिजली के लिए, क्योंकि ये बहुत पुराना नलकूप है, वर्षों से वहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, उसी में जो भी विद्युत उससे बंद पड़ा है विद्युत विभाग के कार्यपालक से संपर्क किया जा रहा है, उनके द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। ये जो आपका स्कीम है इसमें नाला भी है या सिर्फ उसको चालू कर देना है? खेत तक पानी कैसे पहुँचे? फर्स्ट स्टेज में तो उसको चालू कर देना है, पानी निकाल देना है। सर्च टैंक है, सर्च टैंक में लूप बनाया हुआ है, किसान उसे पटवन कर सकते हैं। लेकिन किसान को वहाँ से पानी ले जाने के लिए तो कुछ अल्टरनेट व्यवस्था करना है। फ्लेक्सिबल पाइप से फिलहाल ले जा सकते हैं। वो पाइप कहाँ से मिलेगा? और बाद में ग्राम पंचायत यदि विभाग के निर्देश के आलोक में यदि ग्राम पंचायत को कोई अन्य फंड है उनसे भी नाला का निर्माण कराया जा सकता है। तो इसमें कृषि विभाग से भी समन्वय की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि पाइप तो कृषि विभाग देती है, सब्सिडी पर ही सही, लेकिन देती तो है कृषि विभाग। तो किसान अपना कृषि विभाग से संपर्क कर सकती है। तो आपका काम सिर्फ उस नलकूप को चालू कर देना है ग्राम पंचायत के माध्यम से मुखिया जी और पंचायत सचिव। कुछ
टाइम बाउंडेशन इसमें? 3 महीने में जन सामान्यतया जो है कि नीचे चालू हो जाता है नलकूप, तो वही 3 महीना के आसपास। मोटा मोटी एस्टिमेट मतलब क्या एस्टिमेट? 3 महीना टाइम पीरियड। 3 महीने। और एस्टिमेट कितने का है एक नलकूप पे? वो एस्टिमेट साइट के अकॉर्डिंग है। कहीं स्टार्टर में स्विच है तो उसका एस्टिमेट दिया गया है, कहीं बोर्ड का सफाई का दिया गया है, कहीं न्यू ड्रिलिंग का दिया गया है, जो पूरी तरह मतलब उसमें अलग से ट्रांसफार्मर के लिए भी चाहिए होगा। ईंट पत्थर से भरा हुआ है, उसके लिए अलग से दिया गया है। तो उसके लिए ड्रिलिंग है, जो मतलब सफाई से नहीं हो सकता, कंप्लीट से चला के नहीं हो सकता है, उसके लिए ड्रिलिंग की व्यवस्था की गई है। तो अभी आप स्टेट बोरिंग को पुनः चालू करने के सरकार की कवायद की ये खबर देख रहे थे। उम्मीद करते हैं जो ये चालू हो जाए, लेकिन इसको सिर्फ चालू कर देने से नहीं होगा। इससे पानी निकालने के बाद खेतों तक पानी कैसे पहुंचे, इसके लिए नाला का निर्माण या फिर पाइप की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। इसमें 2-3 विभागों का समन्वय होना जरूरी है, जैसे कि कृषि विभाग और बिजली विभाग और नलकूप विभाग। ये 3 विभाग मिलकर जब काम करेंगे तभी जाकर किसान के खेत तक पानी पहुंच सकता है। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।